Hello everyone, how are you? I hope you all are fine, safe and happy at your home. First of all, would like to wish you hearty congratulations for clearing your 12th examination. In addition of this, I heartily welcome to all of you in this course. This is really a helpful decision for all of you and it will be proud decision for all of you. The subject which I am going to teach you is paper number 2 and the name of the subject is business law and correspondence reporting. Actually, this is divided into two parts. The first one is business law, which contains 60 marks, and second correspondence reporting, which contains 40 marks. इन 60 marks में आपको 5 जंबो एक्ट्स पढ़ने हैं. फर्स्ट इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद वाला जो है सेल ऑफ गुड एक्ट्स, थर्ड पार्टनरशिप एक्ट, फोर्थ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड फिफ्थ कंपनी लॉ एक्ट. ठीक है, ये सारे पांचों एक्ट जो कि 5 चैप्टर में डिवाइड हैं एंड ईच चैप्टर कंटेन 4 to 5 यूनिट्स. ठीक है, जिसमें बहुत सारे आपको सेक्शंस मिलेंगे, प्रोविजंस मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे, रेगुलेशंस मिलेंगे. ऐसा सब्जेक्ट आपने 12th तक नहीं पढ़ा हुआ होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने 12th में सुने सुनाए होते हैं. So now before starting subject, let me introduce myself. I'm CS Deepa Lakhwani, basically belongs to Burhanpur itself. And thanks C. Ravi Agarwal sir for giving me such an amazing opportunity. लेट्स स्टार्ट आवर सिलेबस. हमारे सिलेबस में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है पार्टनरशिप एक्ट 1932. आप सोचेंगे मैम ने फर्स्ट सेकंड चैप्टर छोड़ दिया, थर्ड पे सीधे आ गए. द रीजन बीइंग ये वाली चीजें थोड़ी थोड़ी फिर भी आपने पहले सुनी हुई है 11th और 12th में, तो मैं चाहूंगी कि हम पहले उसे ही थोड़ा सा कंटिन्यू करें. जैसे ही आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पकड़ लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पर आएंगे. सी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ऐसा क्या हुआ कि पार्टनरशिप एक्ट आया? ठीक है, द रीजन बीइंग कोई भी लॉ क्यों बनता है उसके बहुत सारे अपन ये बोल सकते हैं कि ऐसे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट और सभी लोग मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हमें लॉ बनाना है, लोगों को अबाइड बाय लॉ करना है, रूल्स के मुताबिक चलाना है, क्योंकि नहीं तो हर कोई अपनी मनमर्जी करता है. ठीक है, और अगर कोई लॉ या कोई कानून नहीं होता उन्हें रोकने के लिए तो लोग अपने आप में ही लड़ झगड़ के डिसीजन ले लेंगे और जो कि सही डिसीजन किसी के लिए भी नहीं होगा. ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में आप लॉ पढ़ेंगे. और मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों कि इसमें होता क्या था कि पहले सीपीटी में आपको ऑब्जेक्टिव पेपर था, बट नाउ इट इज योर सब्जेक्टिव पेपर. आपको लिटरली थियोरेटिकली आंसर करना पड़ेगा, जो कि पहले की कंपैरिजन में लिटिल बिट डिफिकल्ट. ठीक है, बट कोई ना, अगर आप डीपली जाओगे, तह तक जाओगे सब्जेक्ट के, तो ये डिफिकल्टी भी आपकी दूर हो जाएगी. करें स्टार्ट. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. And after completing this chapter, you will become to know that what is partnership, essential elements of partnership, trust deed of partnership, या पार्टनरशिप अपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंशिएट करता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, जॉइंट स्टॉक कंपनी वर्सेस एंड क्लब के बारे में, एचयूएफ के बारे में, एसोसिएशन के बारे में, जो कि पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, now let's come to our definition, and definition is given under section 4 of partnership act 1932. अब आपको एग्जाम में इफ यू नो श्योरली सेक्शन देन ओनली यू हैव टू राइट, अदरवाइज नो नीड टू राइट सेक्शन. यू मे कोट दिस लाइन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन ऑफ द एक्ट. अगर आप भूल जाते हो तो बेसिकली आपको सेक्शंस याद रखने हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में श्योर नहीं हो तो आपको सेक्शन नहीं लिखना है. ठीक है, क्योंकि वो ये माना जाएगा कि सेक्शन कुछ और है, प्रोविजंस कुछ और है, कंप्लीटली मर्ज हो जाती हैं चीजें. मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको स्टडी मटेरियल में से ही पढ़ा रही हूँ, आपके पेज नंबर 3.2. एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है आपका डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. Partnership is the relations between person who have agreed to share the profit of a business carried on all or any one of them acting for all. Partnership क्या है? ये एक relations है किनके बीच में? Persons के बीच में. Persons words को आपको weightage देना है. The reason being यहाँ पर कोई एक person नहीं है जो कि अपना business कर रहा है. यहाँ पर minimum 2 person है and more than which is defined in this act. उतने person है जो कि business कर रहे हैं. किस चीज के लिए? Who have agreed to share the profit. जिन्होंने आपस में सहमति दी है कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे. प्रॉफिट किस चीज का? ऑफ बिजनेस. जो आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का प्रॉफिट. कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, वो बिजनेस या तो आप सभी मिलके करेंगे या आप किसी को अथराइज करेंगे जो कि आपके पार्टनर्स हैं कि ये हमारा बिजनेस करेगा. Actually, this definition contain few
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, तो आपका डेफिनेशन के साथ एक और क्वेश्चन रेडी हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम, या तो वो सभी मिलकर इस बिजनेस को रन करें या उनमें से कोई और चलाए, उनमें से कोई एक चलाए, जो कि अथराइज बाय उन सभी का होगा। एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है कि कम से कम इसमें 2 पर्सन का होना जरूरी है। अधिकतम कितने पर्सन होंगे, दिस इज नॉट डिफाइंड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्चुअली दिस इज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट सेक्शन 464, कंपनीज एक्ट 2013। उसमें बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट रिगार्डिंग दैट। मिनिमम 2 नंबर होंगे, ये बात कंफर्म है, ठीक है। अब होता क्या है कि इंडिविजुअली ये पर्सन कहलाता है पार्टनर और कलेक्टिवली ये कहलाता है फर्म। जैसे एक पर्सन, जैसे एक स्टूडेंट है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, और अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है तो वो क्या कहलाता है क्लास। सेम वैसे ही इंडिविजुअल आपका पार्टनर कहलाएगा और कलेक्टिवली वो फर्म कहलाएगा। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट 2 तरीके का होता है, ओरल भी होता है, राइटिंग भी होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में नो कंपलसरी कि आप राइटिंग एग्रीमेंट ही करो, बट या इट इज एडवाइजेबल टू ऑल कि आप राइटिंग एग्रीमेंट करो। ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उन सबसे फाइट करने के लिए आपके पास राइटिंग में कुछ तभी तो डॉक्यूमेंट होना, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट आपको राइटिंग में करना चाहिए। बिजनेस पार्टनरशिप आप जो भी कर रहे हो वो होना चाहिए फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस। आपने डिसाइड किया कि हमको ये बिजनेस करना है, बिजनेस में आपका ट्रेड है, प्रोफेशन है, सर्विस है, वॉट एवर, बट देयर शुड बी अ बिजनेस, ठीक है। वो बिजनेस होना चाहिए फॉर एक्विजिशन ऑफ गेन, आपको गेन के लिए ही बिजनेस करना है। एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, आप सभी का आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको आपस में शेयर करेंगे। शेयरिंग रेशियो आप चाहो तो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, जो कि आप आपके डीड में मेंशन करोगे। डीड वर्ड क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगी। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, आपका जो बिजनेस है या तो सपोज 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी, चारों मिलके उस बिजनेस को रन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, या आप चारों ने मिलके किसी एक पर्सन को ऑथराइजेशन दे दिया उन्हीं पार्टनर्स में से, और 3 उसको बैठ के देख रहे हैं, वो एक जो रेगुलेट कर रहा है क्योंकि आपने उसको पावर दी है, ठीक है। तो ऐसा भी चलता है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, हमें कैसे पता चलेगा कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बच्चों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ चुका होता है कि जैसे कि अपना HUF होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनीज होता है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस के फॉर्म्स होता है, ठीक है। तो उसमें आपको ये कैसे पता चलेगा कि यही पार्टनरशिप है, तो उसके लिए 3 कंडीशंस यू हैव टू चेक। क्या उनमें एग्रीमेंट है, इफ यस, उसके बाद क्या वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यस, पर्टिकुलर बिजनेस हो रहा है, यस, देन वो जो बिजनेस है उसको या तो सभी मिलके कर रहे हैं या उनमें से कोई एक्ट कर रहा है, हाँ। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये पार्टनरशिप कंसीडर होगा। नाउ एजेंसी, एक्चुअली आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है कि कंसाइनमेंट नाम का एक चैप्टर हुआ करता था। कंसाइनमेंट में क्या होता है, जिसका हिंदी नाम है प्रेक्षण, बट इजीली तो आप समझेंगे नहीं। कंसाइनमेंट में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल रहता है जो कि अपने बिजनेस को इतने हाई लेवल पर ले जा चुका होता है कि अब उसे पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर प्लेसेस पर अलग अलग पर्सन को अपॉइंट कर देता है ताकि वो अपने बिजनेस के कुछ पावर, सेलिंग के पावर या फिर मॉनिटरिंग के पावर उनको देते जाए और वहां पर भी उसका बिजनेस एज इट इज चले। ये काम करने के लिए वो अपने एजेंट्स रखता है और जो पर्सन होता है ये काम करवाता है वो प्रिंसिपल कहलाता है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एजेंसी कहलाता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स का जो रिलेशन है आपस में और पार्टनरशिप के टुवर्ड वो एजेंसी रिलेशन माना जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप का बाकी के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। लीगल स्टेटस, द फर्म इज नॉट लीगल एंटिटी, इट हैज नो लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटीज, ठीक है। जो फर्म है, फर्म मैंने आपको ऊपर बता दिया कि फर्म हम किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स जो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं उसको हम कलेक्टिवली रूप में अगर देखें तो क्या बोलते हैं हम, फर्म बोलते हैं। अब ये क्या है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटीज, इट मीन्स टू से, होता क्या है कि कंपनी में क्या होता है कि कोई भी मेंबर आए कोई भी मेंबर जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस में है, रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड ही रहती जब तक आप उसको ROC NCLT के थ्रू की जो प्रोसीजर्स है उसको वाइंडिंग अप ना कराओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर आता है तो भी यहाँ पर पार्टनरशिप आपकी रिकंस्टिट्यूट होती है, या अगर कोई पार्टनर जाता है तो भी वो रिकंस्टिट्यूट होती है। इट मींस पार्टनरशिप का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है,
वो पार्टनर्स के हिसाब से ही चलता है। पार्टनर्स अगर हैं तो पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप साथ साथ ही पार्टनर्स हैं। लेकिन कंपनी में मेंबर्स हैं तो कंपनी है, ऐसा नहीं होता है। मेंबर्स हो या नहीं हो, कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ ऑलवेज बना रहता है। एजेंसी पार्टनरशिप का जो रिलेशन है, मैंने आपको बताया कि एजेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी के मेंबर्स हैं, इट विल नॉट बी कंसिडर, ही विल नॉट बी कंसिडर एज एन एजेंट, वो एजेंट नहीं माने जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ आपको बांटना पड़ेगा। कंपनी में प्रॉफिट हुआ आपको एज ए डिविडेंड बांटने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो उसको रिटेन अर्निंग भी रख सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी रहता है दैट इज अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड रहता है। अगर पार्टनरशिप कहीं डूब जाती है इन द सेंस इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होता है उसमें, या फिर ऐसे कि आपके आउटसाइडर का पेमेंट करना है, तो पार्टनरशिप में अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो आपको अपने पर्सनल फंड्स भी कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे लाइबिलिटी आपको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। लेकिन जब हम बात करें कंपनी की, कंपनी में दो टाइप का कंपनी ऐसा होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर में होता क्या है कि जो हम शेयर्स पर कॉल्स देते थे ना, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है, तो उसमें आपका जो कॉल बाकी हो, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, दो कैटेगरी मैंने बताया, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपका जो कॉल अनपेड है ना, जैसे 5 कॉल मैंने बताई, 5 कॉल में से सपोज आपने 2 ही कॉल्स पे नहीं किए, 3 यू ऑलरेडी पेड इट, ठीक है, तो जो 2 कॉल्स आपने पे नहीं किए ना, आपका लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक रहेगा, न कि पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग आपका लायबिलिटी जिसमें आप अपने घर की एसेट्स भी ला रहे थे, ठीक है। अगर लिमिटेड बाय गारंटी की बात आती है तो इसमें ऑलरेडी मेंबर्स पहले ही गारंटी कर देते हैं कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हम जो क्रेडिटर्स वगैरह को, आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे तो हमारा लायबिलिटी ये रहेगा। इन शॉर्ट यहाँ पर आपका लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है और पार्टनरशिप में आपका लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। अब अपन आते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप, बट कंपनी के केस में अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। इनफैक्ट इट कैन बी से दैट रजिस्ट्रेशन होगा नहीं तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी ही नहीं, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर कंपनी को मिलता है तो वो आरओसी ही प्रोवाइड करता है। वाइंडिंग अप, अगर अपन को वाइंडिंग अप पार्टनरशिप का देखें तो सारे पार्टनर की कंसेंट से, मतलब उन्होंने अगर डीड में लिख दिया है कि सारे पार्टनर्स राइटिंग में सिर्फ दे दें कि हमें पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है, खत्म करनी है, तो वो हो सकती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, आपको एनसीएलटी की प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जहां से कंपनी के सारी अप्रूवल्स मिलती हैं। अब अपन आते हैं पार्टनरशिप का क्लब के साथ क्या डिफरेंस है, ठीक है। पार्टनरशिप बोले तो अगर हम बोले तो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट के लिए किया जाता है, और क्लब का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, इट इज अ फॉर चैरिटेबल पर्पस, आपका समाज सेवा पर्पस इसमें इंक्लूड रहता है। रिलेशनशिप, पार्टनर्स और पार्टनरशिप के बीच में रिलेशनशिप रहता है जिसको हम एजेंसी रिलेशन से इंक्लूड करते हैं, और पर्टिकुलर पार्टनर्स एजेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्लब के जो पर्सन है, जो क्लब में है, वो मेंबर्स कहलाते हैं। पार्टनरशिप हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, पार्टनर्स का अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रहता है पर्टिकुलर, और यहाँ पर क्लब के केस में क्लब की प्रॉपर्टी पर मेंबर्स का इंटरेस्ट नहीं रहता है। डिसोल्यूशन अगर अपन बोलें तो अ चेंज इन अ पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म अफेक्ट इज एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप में थोड़ा सा भी चेंज हुआ, कोई नया आया, कोई पुराना चला गया, ठीक है, तो उसमें एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। अ चेंज इन अ मेंबरशिप ऑफ अ क्लब डज नॉट अफेक्ट इज एग्जिस्टेंस, इसके एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता, जैसे कंपनी के केस में था सेम वैसा। पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, पार्टनरशिप का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड नेसेसरी बाय द एग्रीमेंट, इसमें कोई ना कोई आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एग्रीमेंट नहीं, आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए जो कि चलता रहता है और उसके हिसाब से आपका बिजनेस होता है। इट कैन बी से दैट कि आपको बाय बर्थ चीज मिल जाती है, आपको मेंबरशिप मिल जाती है। डेथ ऑफ द पार्टनर ऑर्डिनरली लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप ऑफ कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। द डेथ ऑफ द मेंबर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ अ फैमिली बिजनेस, इससे आपका फैमिली बिजनेस खत्म नहीं हो सकता है, बाकी के जो मेंबर्स हैं उसको कंटिन्यू रखता है। मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली इंटाइटल टू टेक पार्ट द मैनेजमेंट, सारे पार्टनर्स इक्वली लायबल होता है मैनेजमेंट लेने के लिए अनटिल एंड अनलेस आप किसी एक को ऑथराइजेशन ना दो। लेकिन यहाँ पर जो सारे राइट्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो कर्ता के होते हैं, कर्ता चाहे तो अपने पावर्स दे सकता है। कर्ता मतलब मुखिया जिनको हम बोलते हैं बिजनेस में, ठीक है। अथॉरिटी टू बाइंड, एवरीवन कैन बाय इट्स एक्ट बाइंड द फर्म, हर कोई अपने एक्ट से फर्म को बाइंड कर सकता है, इन द सेंस आपने जो भी डिसीजन लिया माना जाएगा कि पूरी फर्म का डिसीजन है। लेकिन यहाँ पर कर्ता मैनेजर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो वहां पर कर्ता द्वारा किया गया एक्ट ही सबको बाइंड करता है।
लायबिलिटी, यहाँ पर वापस आपका लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है और यहाँ पर कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। और गवर्निंग लॉ, पार्टनरशिप गवर्न होता है 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। माइनर कैपेसिटी, पार्टनरशिप में जो माइनर पर्सन है वो पार्टनर नहीं बन सकता है अनटिल एंड अनलेस बेनिफिट के केस में। अगर वो सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए बन सकता है, वो भी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। लेकिन यहाँ पर आपको माइनर के लिए भी वेट नहीं करना है, बाय बर्थ आपको मेंबरशिप मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या टाइप्स होता है विथ रिगार्डिंग ड्यूरेशन। ठीक है, अगर हम ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नाम से ही क्लियर होता है बहुत सारी चीजें। देखो, आपको बेसिक फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, फिर आपको सेक्शंस को लेके उसको कोड करके कनेक्ट करके लर्न करना है। ये जो मैं आपको क्लियर करा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पूरी पिक्चर क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप एट अ विल। पार्टनरशिप एट अ विल मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, ऐसा सिस्टम हो चुका है। ठीक है, सारे पार्टनर्स की विल पर पार्टनरशिप अवेलेबल रहता है। आप जब तक चाहो इसे चलाओ, जब चाहो इसे डिसॉल्व कर दो, फॉर द कंसेंट ऑफ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, जिसमें आपका पीरियड डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर हमें 3 इयर्स के लिए पार्टनरशिप करना है, पर्टिकुलर में 5 इयर्स के लिए पार्टिसिपेट करना है। हो सकता है इसके पीछे कुछ रीजन हो, आपने तब तक के लिए कुछ टारगेट्स डिसाइड किए हो, या ऐसा कुछ हो कि तब तक ये पार्टनर यहीं पर रहने वाला है, उसके बाद वो शिफ्ट होने वाला है। सो मैनी रीजंस बिहाइंड दैट। उसके बाद आता है पार्टनर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाम से पता चल रहा है कि ये एक स्पेशल पार्टनरशिप होता होगा जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट डिफाइन होता होगा कि हमें ये वाला ऑब्जेक्ट अचीव करना है। ठीक है, सपोज आपने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप जो कर रहे हैं पर्टिकुलर, ये ब्रिज पोर्शन हमें बनाना है, ये हमारा जैसे ही बन जाएगा हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। तो वो ब्रिज को लेकर आपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, पूरा बिजनेस किया, जैसे भी आपने उसको कंप्लीट किया वो आपका पार्टनरशिप वहीं खत्म, क्योंकि आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट, आपका पार्टनरशिप कंप्लीट। जनरल पार्टनरशिप जो नॉर्मल पार्टनरशिप होता है, जिसमें सारी चीजें अबाइड बाय द डीड होती हैं, जो कि आप डीड में डिसाइड करते हो कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बिजनेस को इस तरीके से लेकर जाएंगे। कोई पार्टनर आ रहा है तो उसके क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या रूल्स होंगे, सारी चीजें आपने पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिसाइड की होती है। अब मैंने ऊपर बहुत बार बोल दिया डीड 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 डीड, सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? Partnership is the result of an agreement. No particular formalities are required to an agreement of a partnership. It may be in writing and formal verbally also. ठीक है, आपका जो पार्टनरशिप है वो राइटिंग में भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। ठीक है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड डिजायरेबल टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स। आपको फ्यूचर के डिस्प्यूट्स खत्म करने के लिए आपको पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। The document in writing containing the various terms and conditions as to the relationship of partners to each other is called partnership deed. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि राइटिंग में होता है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है, किस चीज के लिए? टू द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर टू ईच अदर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। कि उनका आपसी संबंध क्या होगा, वो कैसे बिजनेस करेंगे ताकि फ्यूचर में लड़ाई ना हो, और फ्यूचर में लड़ाई हो तो जो उस डीड में लिखा हुआ है उसको फॉलो करके वो सॉल्व करेंगे। वो जो डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें ये सारी चीजें बिफोर स्टार्टिंग पार्टनरशिप बनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कहलाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या क्या होगा? देखो, मे कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इट मींस आप चाहो तो इससे ज्यादा चीजें भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इतनी चीजें भी ना लिखो, चलेगा। ठीक है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप मैक्स टू मैक्स चीजें इसमें लिख दो, क्योंकि इन फ्यूचर छोटी छोटी बातों पर ही बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं। तो ये सारी चीजें अगर एक ही बार में कई बार लिख के सॉर्ट आउट कर दी हैं, तो फ्यूचर में अगर कुछ हुआ तो सीधे इस चीज को रिफर करके उस कंक्लूजन को या उस फाइट को तुरंत कंक्लूसिव वे में खत्म कर दो। ठीक है, तो इसमें एज मच एज यू कैन राइट, आपको इसमें लिखना चाहिए। नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक है, पार्टनरशिप और नेम ऑफ द ऑल पार्टनर्स, नेचर ऑफ प्लेस ऑफ द बिजनेस, पार्टनर्स कैसे आएगा, कैसे आएगा इन द सेंस कि आपके इनकमिंग कंडीशंस क्या होंगी, आउटगोइंग कंडीशंस क्या होंगी, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितना समय तक चलेगा, उसका पर्पस क्या होगा, कोई पार्टनरशिप कोई पार्टनर कितना कैपिटल देगा, अगर वो कैपिटल दे रहा है तो हम उसको कितना इंटरेस्ट देंगे, कोई पार्टनर कितना ड्रॉइंग करेगा, अगर वो ड्रॉइंग करना है तो हम कितना इंटरेस्ट लेंगे, पार्टनरशिप की जो असेट्स हैं क्या वो पर्सनली यूज की जाएंगी, अगर यूज की जाएंगी तो मतलब सारे पार्टनर्स को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें लिख दो जिससे आपको लगता है कि फ्यूचर में लड़ाई होने का पॉसिबिलिटी है। ओके, वो सारी चीजें इसमें आपको मेंशन करनी है। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल लोन, प्रोविजंस ऑफ सैलरीज कमीशंस, कि आप पार्टनर को कैसे सैलरी दोगे, क्या क्या कमीशन दोगे, किसी ने एक्स्ट्रा काम किया तो उसको क्या रिवॉर्ड दोगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स किस टाइप के होते हैं? ठीक है, एक्टिव और
एक्टिव पार्टनर, ठीक है, एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। आपका जो एक्टिव पार्टनर होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस जो आपके रेगुलरली बेसिस पर बिजनेस चलता है उसमें ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता होगा, ठीक है। He act as an agent of other partner for all acts done in the ordinary course of the business. In the event of his retirement, he must give a public notice in order to absolve himself of a liability for act of other partner done after his retirement. ठीक है, ये इतना एक्टिव पार्टनर रह चुका है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट से पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक इसको जानती है, पर्सन एक्टिव है तभी तो पब्लिक इसको जानती है। तो इसको अपनी रिटायरमेंट पर पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं यहाँ से हट रहा हूँ। द रीजन बीइंग, इसके जाने के बाद पार्टनरशिप में कोई भी गफला होता है तो पर्सन इसको रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं। Sleeping and dormant partner, ये partner they are however not they are called sleeping and dormant partners. They share profit and losses, are liable to the third parties for all act of the firm. They are however not required to public notice of their retirement from the firm. इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि इनको पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉफिट और लॉस में ये शेयर करते हैं। नॉमिनल पार्टनर, अ पर्सन हु लैंड्स हिज नेम टू द फर्म, कोई पर्सन ऐसा है जो आपके बिजनेस में आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, काम नहीं कर रहा है, बट उसका नाम ही आपके लिए काफी है, ठीक है। तो आपने उसकी गुडविल को लिया है, उसके नेम लैंडिंग जिसको अपन बोलते हैं वो लिया है, तो वो वाला पार्टनर कहलाता है नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। लैंड इज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है। does not make part in the conduct of business, liable to third parties for all act of the firm, ठीक है, इसकी लाइबिलिटी है। एंड नाउ इनकमिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर आपके बिजनेस में न्यू आ रहा है, ऑलरेडी आपकी पार्टनरशिप चल रही है, सपोज 4 पार्टनर है, कोई नया पर्सन आ रहा है, दैट विल बी कंसिडर एज अ इनकमिंग पार्टनर। एंड आउटगोइंग पार्टनर, पर्सन हु इज गोइंग टू आउट ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस में से जा रहा है, वो कहलाएगा आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 28, ये वाला वो पार्टनर होता है जो कि आपका पार्टनर है नहीं, बट अपने एक्ट से पब्लिकली ये डिस्क्लोज कर देता है कि वो पार्टनर है। होता क्या है, सपोज 4 लोग खड़े हुए हैं, चारों पार्टनर हैं, और एक 5वां पर्सन है जिसको ये 4 लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे पार्टनरशिप का मैनेजर है जो कि ये मैटर डील करेगा, वो मैटर डील करेगा, और सामने वाला पर्सन वहां पर खड़ा रह के सुन रहा है, बट स्टिल ही साइलेंट, मतलब वो निगेटिव आंसर नहीं कर रहा है कि मैं ये चीज नहीं करूंगा या मैं ये चीज नहीं हूँ, ठीक है। इट मीन्स उसने अपनी खामोशी में हाँ जता दी, तो वो वाला पार्टनर कहलाता है पार्टनर बाय स्टॉपल, जो कि अपने एक्ट एंड कंडक्ट से ये साबित कर देता है कि वो पार्टनर है। So now our basic concept of this chapter is over. I hope you liked it, and thank you once again Ravi sir for giving this opportunity. We will meet on next lecture of continue this chapter. Thank you so much. Have a good day to all.